Hello kids. Hope you will be fine and will be doing your studies. Okay, today I'm going to continue in this video the chapter 2 of class 9, that is matter around us pure? We had discussed in the previous videos that how can we separate different components from their mixtures, and in the first video we have discussed about the different mixtures. We have discussed about solution, colloidal solution, suspension, okay, and the last video we have discussed that how these different components can be separated from each other. और आज के वीडियो में हम कुछ और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे which can using that जिससे हम प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन कर सकेंगे. ऐसे कुछ टेक्निक्स एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस which you have been discussing from previous classes, 2 or 3 classes, okay, but we'll take it in brief. Okay, so starting this video with a positive thought, it says that we must suffer one of these two things. What are these two things? Either we should suffer the pain of this discipline or the pain of regret or suffering. So it's better that to have a pain of discipline, living a disciplined life, following a particular timetable to attain something or to achieve your goal, or to regret later that okay, I have not followed my timetable and if I would have done this much efforts तो मैं शायद इतना obtain कर गए होते थे या कर गई होती थी. Okay, so have a disciplined life, have your own timetable and study. Okay, but my best wishes are with you. Okay, let's move to the topic. Okay, it says that how the different gases from the air can be obtained. Now we have discussed that air is a mixture. Okay, now this air is a mixture and it has so many gases in it. If we want to obtain any gas from it or the 2 or 3 gases from the air, how can we do that? Okay, so there are some techniques using that we do. Okay, the most common one we can do is using the fractional distillation column again. Okay, here how the gas, what is the process of doing this कि हम different gases को कैसे obtain कर सकते हैं. Either you talk about the dry carbon dioxide जो हम industries में use करते हैं ऐसे coolant temperature को reduce करने के लिए, या फिर अगर मुझे चाहिए कुछ और gases जो कि मुझे atmosphere से air से obtain करनी है तो कैसे करेंगे. Okay, प्योर इम्प्योर फॉर्म, बिकॉज एयर तो एक मिक्सचर है और एयर से मुझे अगर पर्टिकुलर गैसेस चाहिए तो कैसे लेंगे. तो उसके लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट एयर इज कंप्रेस्ड. एयर को पहले क्या करते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं. कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. हम क्या करते हैं, प्रेशर को उस पर गैसेस पर प्रेशर लगाते हैं जैसे कि गैसेस कंप्रेस हो जाए. सेकेंड, हम इसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं ताकि गैसेस और कूल हों, और जब गैसेस को कूल डाउन करेंगे तो क्या कन्वर्ट होगी, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी. फिर वो अगर हम और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर लो ले जाते हैं तो सॉलिड्स में भी कन्वर्ट हो जाती है. जैसे कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड. ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉरी, ड्राई आइस इज व्हाट, द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग द प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. ओके, सो इस कंडीशंस में हम इसको करते हैं. नाउ अब अलग अलग गैसेस का अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एक कॉलम के अंदर इन गैसेस को हम पास करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन की जैसे जैसे टेम्परेचर, पहले हमने उनको रिड्यूस कर दिया, उसका टेम्परेचर कंप्रेस कर दिया, और फिर हम स्लोली उसके टेम्परेचर को उसको बढ़ने देते हैं. वी अलाउ दिस लिक्विड एयर टू वार्म अप स्लोली. इसको हम धीरे धीरे वार्म अप होने देते हैं. तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे एक पर्टिकुलर गैस का बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती जाएगी और हम उस गैस को कलेक्ट करते जाएंगे. तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम एक पर्टिकुलर गैस को उस लिक्विड एयर में से हम सेपरेट आउट कर पाएंगे. पर ये बहुत लो टेम्परेचर ले जाना पड़ता है, इट इज -200-300 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो उतना ले जाने पर हमें we get to separate out the different gases from the air, liquid air. ठीक है, फाइन. इसका प्रोसेस कैसा होता है, देखिए, you can see here in this image कि जैसे हमारे पास as we are taken the air and we have put the pressure
over this air, then this hot air is passed through a freezing cold water जहाँ पर इसका temperature reduce किया जाता है, and this cold and compressed air is then separated according to the as it is will be allowed to warm up slowly. उस according हम यहाँ पर dry carbon dioxide को separate out कर सकते हैं, dry आइस जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. फर्दर हमने इस लिक्विड एयर को अलाउ किया पास, तो यहाँ से हम नाइट्रोजन को सेपरेट आउट कर सकते हैं, आर्गन को सेपरेट आउट कर सकते हैं, एंड फाइनली हम लिक्विड ऑक्सीजन भी ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट गैसेस को हम लिक्विड एयर से सेपरेट आउट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. फाइन, तो ये होता है सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. ओके, now the next process which can be used to separate out some pure substances from its mixture or solution is crystallization. Crystallization जैसा word बता रहा है, crystals का formation होता है. इसमें crystals बनते हैं उन अलग अलग चीज़ों के, और उन crystals को हम later separate out कर सकते हैं उसके solution से, mixture से. Fine, इसमें अब ये टेक्निक कहाँ यूज हो सकती है, उन components. How do we separate the components of a mixture which can decompose on heating, as we discussed in the last video also. कि कई बार ऐसा हो सकता है कि substances जो mixture से आपको separate करने हैं वो heat करने पर decompose हो सकते हैं. तो crystallization is one of the technique जो हम opt कर सकते हैं ऐसे components के लिए जो कि heat करने पर decompose, मतलब वो break down ना हो जाए A compound से B और C में. फाइन, तो ये हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं. नॉर्मली आप शुगर के क्रिस्टल्स देख सकते हैं, आप वाटर क्रिस्टल्स देख सकते हैं. हम जब शुगर का चाशनी हम बनाते हैं और शुगर चाशनी में आप एक थ्रेड डिप कर दीजिए, तो जब आप थ्रेड को उसमें रहने दीजिए ओवरनाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए आपको थ्रेड पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स नजर आएंगे. सो दोज आर शुगर क्रिस्टल्स. वैसे ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को भी ऑब्टेन करते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस मिक्सचर को जिसमें कॉपर सल्फेट है उसको हम हीट करते हैं. और कॉपर सल्फेट का आप अगर हम लेबोरेटरी में सेपरेटली अगर हम सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं और उस सोल्यूशन में हम एक थ्रेड डिप कर देते हैं. और आफ्टर फ्यू डेज आप उसको ऑब्जर्व जब करते तो आप देखेंगे कि थ्रेड पर ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आ जाते हैं. फाइन, सो दिस इज द वे वी कैन ऑब्टेन अगेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स मिक्सचर और सोल्यूशन. फाइन, जैसे अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन is a process that separates pure solids in the form of its crystals from its solution. ये क्या कर रहा है, एक सब्सटेंस को सेपरेट कर रहा है उसकी प्योर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स, उसके क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट कर रहा है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. फाइन, सो दिस इज now the next point technique we have to discuss is how can we remove the impurities from drinking water. Now if I have to separate out the pure water and remove its impurities, how will I do that? Because in big cities, in different areas we have to get the drinking water and there are problems बिकॉज इन द नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे आप डैम से लें, चाहे आप रिवर से वाटर लें, चाहे आप किसी पॉन्ड से या लेक से ड्रिंकिंग वाटर को हमारे सिटी के लिए लिया जा रहा हो, उसमें इम्प्योरिटीज होती ही है. फाइन, सो हम क्या करते हैं उसके लिए, फर्स्ट हम रिजर्वियर से लेते हैं पानी, चाहे वो रिवर से हो, लेक हो, डैम हो. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देयर आर सम टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड. फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन. यू हैव स्टडीड दिस अर्लियर. सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, हम इस वाटर को रिजर्वियर से लेकर एक टैंक में यहाँ पर इसको अलाउ करते हैं कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहना, मतलब उसमें फिल करके हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं. ऐसा करने से क्या हो रहा है, वाटर की इम्प्योरिटीज यहाँ सेटल डाउन कर जाएंगी, यहाँ पर बेस पर इम्प्योरिटीज सेटल डाउन कर जाएंगी. तो ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट आता है टू सेडिमेंट द फर्दर इम्प्योरिटीज. हम इसमें क्या करते हैं, एलम ऐड करते हैं. और एलम की ऐड करने वाला प्रोसेस जिसमें कि एलम ऐड होकर इम्प्योरिटीज को, फाइन इम्प्योरिटीज जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है उनको और सेटल डाउन कर रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग. ओके, सो सेडिमेंटेशन और लोडिंग में स्लाइट डिफरेंस है. दोनों में इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो रही है, बट लोडिंग में हम एलम का यूज करते हैं, जैसे हम हिंदी में शायद फिटकरी कहते हैं.
फाइन। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक फिल्ट्रेशन टैंक है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं। यहाँ पर चारकोल का लेयर है, यहाँ पर सैंड का लेयर है, यहाँ पे ग्रेवल का लेयर है, ओके, कोर्स ग्रेवल का लेयर है, और इसके थ्रू हम वाटर को पास करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फाइन डस्ट पार्टिकल और भी जो पार्टिकल्स बचे हैं वो सब इस लेयर से पास होते हुए उसी में ही सेटल डाउन हो जाते हैं, और नीचे जो हमारा पानी हम यहाँ से जो कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज क्वाइट फिल्टर्ड आउट, उसमें डस्ट या फाइन इम्प्योरिटीज नहीं रहती हैं। अब हम लेते हैं कि ये पानी जो कि फिल्टर आउट हो गया है फिल्ट्रेशन टैंक से, बट इट स्टिल विल हैव द जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ही, बिकॉज दे आर टू स्मॉल टू पास थ्रू दीज, वो इजीली पास हो जाएंगे। तो अब हम इस टैंक में क्या करते हैं, क्लोरीनेशन। इस टैंक में हम क्लोरीन ऐड करते हैं ताकि इसमें हम जो बैक्टीरियाज हैं उसको किल कर सके। तो यहाँ से हम क्लोरीनेशन के बाद फिर हम ये वाटर सेंड करते हैं डिफरेंट हाउसेस में। सो दिस इज द वे जो मेजर इम्प्योरिटीज हैं वाटर से, उनको कैसे हटाया जाता है और वाटर को फिल्टर करके डिफरेंट प्रोसेसेस से पास करके हमारे हाउसेस में सेंड किया जाता है। द नेक्स्ट टेक्निक विच वी can obtain is that how the water is filtered in our houses। अगर हमारे houses की बात करें तो वहाँ पर भी जो हमारे पास फिल्ट्रेशन वाटर फिल्टर्स होते हैं उसमें डिफरेंट फिल्टर्स आते हैं। कुछ में ओजोन होता है, कुछ में यूवी रेज होती हैं, कुछ में डिफरेंट टेक्निक्स आरओ होता है। इससे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। सो दैट इज ऑन ए स्मॉल स्केल जो हमारे वाटर फिल्टर्स हमारे घर पर होते हैं। एंड दिस वन विच वी हैव सीन इज द वन जो कि एक लार्ज स्केल पर वाटर को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। फाइन, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक विच अ बुक हैज डिस्कस्ड इज कि ये जो भी चेंजेस हम देखते हैं हमारे आसपास, ये 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन में भी कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। अगर हम इवापोरेशन टेक्निक की बात करें टू सेपरेट आउट द मिक्सचर्स, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, तो वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अगर हम वाटर वेपर्स को कलेक्ट करना चाहें, इवापोरेटिंग उनको कंडेंस करने के लिए, तो वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है। तो बहुत सारे चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो बहुत सारी फिजिकल है, और कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं सेपरेशन में भी। Now, what is there in physical and chemical processes? Physical में क्या होता है, हम we have studied this earlier, shape का change होना, size का, state of matter का change होना, texture का change होना, color का change होना, ये क्या है, physical process है, physical changes हैं। Chemical changes क्या होते हैं, जैसे rusting of iron हुआ, burning of fuel in the factories, burning of oil और petrol और diesel in the vehicles, ये सब क्या है, chemical changes हैं। और फिजिकल चेंजेस में आपको पता है शेप, साइज, स्टेट का चेंज है। केमिकल चेंजेस में हमारे पास चेंजेस आते हैं, जैसे कलर में भी आ सकता है, टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि कुछ रिएक्शंस में एनर्जी यूज होती है, तो उस सोल्यूशन का या उस रिएक्टेंट्स का जो टेम्परेचर होता है, जो जिसमें हम कर रहे हैं वेसल का टेम्परेचर, वो लो हो जाता है। और कुछ रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस अकॉर्डिंग टेम्परेचर का चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट चेंज कैन बी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज ऑल्सो होता है, कि कई बार होता है कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शंस में, कई बार हो सकता है कि कुछ प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस बन गया है नया, जब दो लिक्विड रिएक्ट कर रहे हैं पर फिर भी एक सॉलिड सब्सटेंस उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पर भी हमें पता चल जाता है कि दिस इज अ केमिकल चेंज। नाउ हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। आप मेटल को बेंड कर दो, ट्विस्ट कर दो, रोल कर दो, यू कैन अगेन चेंज इट बैक इनटू अ स्ट्रेट वायर। फाइन, तो फिजिकल चेंजेस क्या है, दीज आर रिवर्सिबल। अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंजेस आर मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, बिकॉज चेंजेस होने के बाद, चेंजेस में आपको पता है न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, कंपोनेंट्स का पोजीशन चेंज हो जाता है, नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू चेंज, रिवर्स बैक। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल चेंजेस में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व। सिमिलरली फिजिकल चेंजेस में आपको पता है अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है, मतलब नया सब्सटेंस कुछ नहीं बन रहा है। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होने से यहाँ पर नए प्रोडक्ट बनते हैं। सो दैट्स हाउ these two changes are different from each other. So यही एक बेसिक
इस चैप्टर में हमने अभी तक जो देखे थे चेंजेस, उसका अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो कुछ फिजिकल चेंजेस है, कुछ केमिकल चेंजेस है. फाइन. And we have discussed that new substances are formed in chemical changes. That's it for today. If you have any other question, please leave in the comment. If you like the video, you can share it, you can subscribe my channel, okay? And I will be constantly helping you out in doing your, in preparing yourself for exams and for the better understanding of your science concept. Thank you. Take care. Bye.